बच्चों, आज हम ऊर्जा प्रबंध विषय के जो हमारा पहला अध्याय चल रहा है उसी में आगे बढ़ाते हुए बिंदु 1.8, 1.9 और 1.10 का अध्ययन करेंगे। 1.8 में ऊर्जा योजना के बारे में अध्ययन करना है। 1.9 में ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करना है और 1.10 में आपूर्ति पक्ष के लिए ऊर्जा योजना पर आवश्यक और अनिवार्य चरण इस विषय में अध्ययन करना है। तो एक एक करके हम इन तीनों बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ऊर्जा की जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसके लिए भविष्य में हमारी क्या आवश्यकता होगी और भविष्य में हम इसको किस प्रकार से पूरा करेंगे, इसके लिए ऊर्जा योजना बनाना आवश्यक होता है। ज़्यादातर हमारी आवश्यकताएं जो ऊर्जा से संबंधित हैं उनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वे आवश्यकताएं जो विद्युत ऊर्जा से पूरी होती हैं, दूसरी वे आवश्यकताएं जो ऑयल और गैस सेक्टर से पूरी होती है, यानी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आवश्यकताएं और तमाम इंडस्ट्रीज़, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल जगह की आवश्यकताएं। जैसा हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बिजली का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और तमाम आवश्यकताएं बिजली के द्वारा पूरी हो रही, चाहे उद्योगों की हों या घर की हो या कोई कॉमर्शियल दुकान, व्यापारिक संस्थानों की हो, सभी जगह पे या एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सभी आवश्यकताएं धीरे धीरे बिजली पर आश्रित होती जा रही। तो हमें इस तरह का योजना बनानी होगी कि भविष्य में हम किस प्रकार से इन आवश्यकताओं को पूरा करें। तो बिजली की आवश्यकताएं और ऑयल और गैस सेक्टर की आवश्यकताएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है, उसी से पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल यानी हवाई जहाज वाला ईंधन जो होता है, उसी से एलपीजी बनती है, उसी से और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसके लिए जैसा आपको पता होगा कि हमारे देश में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। जो हमारी कुल आवश्यकताएं हैं इसका लगभग 80% क्रूड ऑयल हम विदेश से इंपोर्ट करते हैं या विदेश से आयात करते हैं। तो इससे हमारे देश में तो बहुत ही कम इसका प्रोडक्शन है, लेकिन आयात भी कब, किससे, किस देश से करना है, इस प्रकार से करना है कि वो कम से कम लागत में हमें लगातार मिलता रहे। तो ऊर्जा की योजना बनाने का, एनर्जी प्लानिंग का ये एक महत्वपूर्ण चरण है कि इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत संबंधी और ऑयल एंड गैस यानी तेल और गैस संबंधी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए नीतियां बनाना। उसके बाद वर्तमान और भविष्य की स्थितियों पर अनुसंधान करना। अनुसंधान इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे हम एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाएंगे हम एनर्जी का इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। यदि हम एनर्जी को वेस्ट ही करते रहे तो हमारी आवश्यकताएं कभी भी पूरी नहीं होंगी और ये हमारे जो भी संसाधन हैं जिनसे हमारी बिजली बन रही है या जो ऑयल एंड गैस है वो सभी बहुत तेज़ी से समाप्त हो जाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि एक तो हम इस चीज़ का लगातार रिसर्च करते रहें कि हम ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा स्रोत से दूसरे प्रकार के ऊर्जा स्रोत पे किस प्रकार से शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरा, हम इस चीज़ पे भी रिसर्च लगातार करते रहें, हम अनुसंधान इस चीज़ पे भी करते रहें कि किस तरीके से जो हमारी ऊर्जा की दक्षता, एनर्जी इफिशिएंसी लगातार बढ़ती रहे। तो ये दोनों ही कार्य जो है बहुत आवश्यक है। ये भविष्य के लिए ज़्यादातर इस प्रकार की प्लानिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम अपनी विद्युत ऊर्जा के लिए यदि हर घर के ऊपर रूफटॉप सोलर प्लांट लगा दें तो हमारी जो विद्युत आवश्यकता, घर की आवश्यकता आसानी से पूरी हो सकती है। और
उसके लिए कोई किसी भी तरीके का पॉल्यूशन भी नहीं होगा। यानी बिजली, हम जैसा हम जानते हैं कि बिजली हमारे देश में लगभग 2/3 बिजली या तो कोयले से बनती है या गैस से बनती है। उसके स्थान पर यदि हम सोलर पावर से बिजली बनाएं, जो कि हम आसानी से अपने घर की छत पर उसको लगा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ईंधन की तो बचत होगी, कोयला और तेल की बचत होगी, गैस की बचत होगी, उसके साथ साथ जो पर्यावरण को जो होने वाला नुकसान है उससे भी हम आसानी से बचा सकते हैं। उसी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसके अंदर भी अब धीरे धीरे बिजली से चलने वाली गाड़ियों का चलन जो है बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि रेल भी जैसे जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन होता जा रहा है, विद्युतीकरण हमारी लाइनों का होता जा रहा है, वैसे वैसे अब रेलें भी बिजली से चलने लगी हैं। तो ये भी जो एक रिसर्च का पार्ट है कि हम भविष्य में किस प्रकार से अपनी स्थिति को एनर्जी इफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो एनर्जी प्लानिंग का है वो है विभिन्न परिदृश्यों का अवलोकन कर उन्हें उनका मॉडल प्लान बनाना, उनको इस प्रकार से तैयार करना कि अगर परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए कि हम तेल को किसी एक देश से आयात करते हैं, किसी परिस्थिति में, वैश्विक परिस्थिति में कोई परिवर्तन होता है, उस देश में कोई प्रतिबंध लग जाता है, हम वहाँ से तेल नहीं मंगा सकते, तो हम दूसरी जगह से तेल को किस प्रकार से मंगा सकते हैं, उसके लिए हमें पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, पहले से ही नियोजन करना पड़ेगा। इसके अलावा विभिन्न प्रोसेस के मॉडलिंग के द्वारा हम ये निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से हम कौन सा प्रोसेस का प्रयोग करें जिससे हमारे बिजली का प्रयोग या हमारी ऊर्जा का प्रयोग कम से कम हो सके। तो ये सब जो है इसी एनर्जी प्लानिंग के ही हिस्से होते हैं। उसी तरीके से प्रभावी रूप से जो वर्तमान में जो ऊर्जा की हमारी आवश्यकताएं हैं उसके लिए प्लान करना, उसके लिए स्टोरेज का प्लान करना, जो तेल और गैस सेक्टर में स्टोरेज की ज़रूरत है, और जहाँ भी अगर मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री के लिए इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में जो ज़रूरत है उसके हिसाब से इसको समय समय पर प्लान करना ये भी आवश्यक होता है। उसके साथ योजना बनाकर प्रकाशित करना, यानी जो हमारी एनर्जी पॉलिसी है उसको हमें वेबसाइट पे और जो हमारी एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें उसको प्रकाशित करना होता है, जिससे कि सभी लोग ये समझ सकें कि हमारी एनर्जी पॉलिसी इस प्रकार की है कि हम ऊर्जा दक्षता को अधिकतम बढ़ावा देते हैं और हम ऊर्जा का इस प्रकार से उपयोग करते हैं कि वो पर्यावरण के लिए अनुकूल रहे। तो ये सारे के सारे एनर्जी प्लानिंग के हिस्से हैं, इनको हमने एक एक करके डिस्कस किए। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें 1.9 ऊर्जा और अर्थव्यवस्था, इसको डिस्कस करते हैं। तो ऊर्जा और अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था हमारे देश में पहले अर्थव्यवस्था में बढ़ने की दर 8% के आसपास थी, तो उसी दर से या उसी के प्रोपोर्शनेट ऊर्जा की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। जिन देशों में जीडीपी की तुलना में जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं वो कम दर से बढ़ती हैं, इसका अर्थ यह है कि वो देश ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट या ऊर्जा दक्षता का पालन करते हैं, वहाँ पर ऊर्जा को इफिशिएंट तरीके से यूज़ किया जा रहा है।
जिन देशों में जीडीपी बढ़ने की तुलना में अधिक ऊर्जा की मांग बढ़ती है, इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी इफ़िशियंसी का उतना पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है ये जानने का कि हम एनर्जी इफ़िशियंसी का कितनी सूक्ष्मता से, कितनी सूक्ष्मता से उसका पालन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जीडीपी आपकी 8% से बढ़ रही है और आपकी ऊर्जा की मांग 10% से बढ़ रही है, और एक किसी देश में ऊर्जा की मांग यदि 12% से बढ़ती है, इसका मतलब जो जहाँ 12% से बढ़ रही है वहाँ पे ऊर्जा दक्षता का कम पालन हो रहा है। और अगर मान लीजिए हम कोई ऊर्जा दक्षता नहीं कर रहे और हमारी ऊर्जा की मांग कम हो रही है, इसका मतलब हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे लोगों का जीडीपी की ग्रोथ भी कम हो रही है और साथ ही साथ लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली वैसे एनर्जी इंटेंसिटी कहलाती है कि प्रति इकाई जीडीपी में वृद्धि के लिए ऊर्जा की मांग कितनी कम या ज़्यादा होती है। तो भारत भी जैसे जैसे विकसित हो रहा है, ऊर्जा दक्ष साधनों का प्रयोग करता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। यानी अब हमारी अगर मान लीजिए जीडीपी 8% की दर से बढ़ रही है और पहले अगर उसमें ऊर्जा की मांग 12% से बढ़ रही थी, तो अब हो सकता है 10% से ही बढ़ रही हो। तो हमारे भी ऊर्जा दक्षता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जिन देशों में जीडीपी ही बहुत धीमे बढ़ रही है, तो उनमें ऊर्जा की मांग भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हम देखेंगे कि आपूर्ति पक्ष के लिए, यानी इसमें 1.10 टॉपिक है, ऊर्जा योजना पर आवश्यक और प्रभावी चरण जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चरण है इसमें टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट और सपोर्ट। कोई भी एनर्जी प्लानिंग, एनर्जी इफ़िशियंसी कि अगर हम सप्लाई साइड मैनेजमेंट में करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो टॉप मैनेजमेंट हैं, जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, वो उनका ऊर्जा के प्रबंध में सक्रिय सहयोग हो और उनका हृदय से वो उसको चाहते हों कि हम ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाएंगे, ऊर्जा की बचत करेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है असेसिंग एनर्जी प्रोफाइल एंड एस्टिमेशन बेसलाइन। ये भी बहुत आवश्यक है कि हम एक बेसलाइन तय करें कि हम किसी भी स्थिति में इससे ज़्यादा ऊर्जा का व्यय नहीं होने देंगे। हम अपनी जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन है उसको एक सीमा में रखेंगे। तीसरा बिंदु है इसमें एनर्जी पॉलिसी एंड प्लानिंग। इसके अंदर ऊर्जा नीति को विकसित करना। ऊर्जा नीति क्या होती है ये हमने थोड़ी देर पहले अध्ययन किया था। उद्देश्य और लक्ष्य तय करना, क्या हमारे उद्देश्य हैं और क्या हमारे लक्ष्य हैं ऊर्जा के संबंध में, और विस्तृत इसके संबंध में कार्य योजना बनाना। ये भी ज़रूरी है जब भी किसी संस्था में सप्लाई साइड मैनेजमेंट किया जाना है। लेकिन सिर्फ ये योजना बनाना ही पूरा नहीं होगा, इसमें इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको क्रियान्वित करना भी आवश्यक होगा। तो क्रियान्वयन के भी कई चरण हो सकते हैं, जैसे संचार व्यवस्था तैयार करना, कम्युनिकेट करना, सामान्य जागरूकता पैदा करना, प्रशिक्षण देना, प्रोत्साहन देना। ये सभी इसके क्रियान्वयन के हिस्से हैं। इसको किस प्रकार से लागू किया जा रहा है। फिर उसके बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसको एवेल्यूएट किया जाता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है कि जो हम कर रहे हैं वो किस हद तक अपने उद्देश्य पूरे कर पा रहा है। इसका भी ये भी बहुत ज़रूरी है समय समय पे इसको एवेल्यूएट करना, जिससे कि हमारी ऊर्जा दक्षता लगातार बनी रहे।
और इसमें अंतिम बिंदु है वो है रिकॉग्नाइजिंग अचीवमेंट। जो लोग इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, उन लोगों के कार्य को सराहना, उन लोगों को पुरस्कृत करना, जिससे कि अन्य लोगों को भी इस बात की प्रेरणा मिले कि उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार ही उसका व्यय करना है, ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाना है, ऊर्जा का अपव्यय रोकना है। ये सभी सप्लाई साइड मैनेजमेंट के हिस्से हैं। तो आज हमने 1.8, 1.9 और 1.10 इनका अध्ययन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।